नमस्कार, स्वागत है आपका CUET कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका हिंदी का मेंटोर आपके साथ CUET PG हिंदी की तैयारी के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज की कक्षा जो है हमारी वो मूलतः जो आपकी 13 मार्च 2025 को जो परीक्षा हुई थी, यानी CUET 2025 की, यानी पुरानी परीक्षा जो हुई थी, उसके प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा करेंगे और उसी चर्चा में मैं आज आप लोगों के साथ रहूँगा। और चूँकि मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या है कि और मैं आगे की तैयारी आपके साथ कैसे करूँगा और कैसे करवाऊँगा। तो मेरा नाम गणेश है और मैं वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के हिंदी विभाग से PhD कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को RF श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। और आज का जो विषय है वो हिंदी के PYQs पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि आप मेरे साथ अपने आगे की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CUET कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप मेरे कोर्स में मेरे साथ इनरोल हो सकते हैं और उसके साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और उस तैयारी के दौरान आपको क्लास नोट्स PDF के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके डाउट सेशन जो मैं कंडक्ट करूंगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मेरे द्वारा बनाए गए जो प्रश्न हैं जो कि 3, 4, 5 वर्षों की CUET की परीक्षा में पूछे गए हैं या उसके पहले जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं MA के, उनमें उन प्रश्नों का संग्रह रहेगा। इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और मेरा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो कोर्स है उसकी कुल फ़ीस 4,999 रखी गई है, लेकिन वर्तमान में ये कोर्स जो है उसकी फ़ीस ऑफ़र के साथ 2,999 और उसमें भी 10% ऑफ है, तो 2,799 के आसपास में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और मेरे साथ आप तैयारी करेंगे। चूँकि आज की जो चर्चा है हमारी वो हिंदी के 2025 के जो CUET एग्ज़ाम हुए थे उन पर आधारित है और वो जो चर्चा है वो मूलतः उसी पर केंद्रित है। और आपकी जो परीक्षा हुई थी 13 मार्च को, उसमें जो प्रश्न आए थे उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है या प्रश्नों की जो प्रकृति है कि प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा किस पुस्तक से या किन पुस्तकों पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। विथ प्रूफ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। और जिनको नहीं पता है तो हिंदी की परीक्षा में चूँकि 75 प्रश्न होते हैं और उन 75 प्रश्नों के 4 अंक होते हैं और एक नकारात्मक उत्तर देने पर आपकी -1 अंक हो जाते हैं। तो बिना देर किए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले PYQs पे चलते हैं। तो पहला ही प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न क्या है? वो यह है कि जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। आपके ऑप्शंस क्या हैं? पहला है प्रेम पथिक, दूसरा है लहर, तीसरा क्या है आंसू और चौथा कामायनी। अर्थात जो जयशंकर प्रसाद का काव्य है, जो जयशंकर प्रसाद ने जितने भी काव्यों की रचना की या जितने भी उनके काव्य संग्रह हैं उनमें से ये 4 NTA ने ये 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन्हीं चारों को आपको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। तो अब कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई। तो आप अगर हम देखेंगे ऊपर से तो प्रेम पथिक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1913। सबसे पहले ये रचना ब्रजभाषा में थी, फिर बाद में प्रसाद जी ने इसे खड़ी बोली में परिवर्तित किया। उसके बाद लहर है, तो लहर का प्रकाशन है 1933 ईस्वी। इसके बाद आंसू आता है, आंसू का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1925। इसके अलावा कामायनी जो उनकी काव्य कृति है उसका जो रचना काल है वो है 1936। तो उस हिसाब से आरोही क्रम में यदि हमको इसे लगाना है तो सबसे पहले आ जाएगा प्रेम पथिक यानी कि ऑप्शन ए।
यानी कि ये ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा आपका आंसू, यानी कि ये बी, और यानी कि ये सी। और तीसरे नंबर पे जो आएगा लहर, यानी कि ऑप्शन बी आएगा। और उसके बाद आएगा कामायनी, यानी ऑप्शन डी। तो जहाँ वो क्रम दिखे हमें उत्तर ढूंढना है। तो ए, सी, बी और डी, ए, सी, बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि छायावादी काव्य को शक्ति काव्य किस साहित्यकार ने कहा। तो सबसे पहली बात, छायावाद क्या है, छायावाद को शक्ति काव्य या छायावाद को किस विद्वान ने क्या कहा, इस पे चर्चा करने से पहले ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका उत्तर, इसके ऑप्शंस में कौन कौन से लोग हैं ये देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूलतः छायावाद की आलोचना की है, रहस्यवाद और अन्य विषयों पर चर्चा की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो इसका सही उत्तर है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये प्रश्न किस पुस्तक से आया है, इस पुस्तक पे हम चर्चा करते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से बना, कहाँ से एनटीए ने इस पे चर्चा की है। तो ये जो आपको पृष्ठ दिख रहा है ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये 1986 में प्रकाशित कृति है जिस पर उनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस कृति यानी कि ये जो साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, इसी इतिहास ग्रंथ से प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए यहाँ इस इतिहास ग्रंथ में जो प्रश्न पूछा गया था वो यहाँ है कि इस तरह से अपने व्यक्तिगत प्रणय और राष्ट्र प्रेम की अनुभूति में उनके संश्लेष में छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। तो छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य के रूप में अभिहित करने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को शक्ति काव्य कहा है। आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है उसमें छायावाद की जब व्याख्या करते हैं आचार्य चतुर्वेदी तो उसमें पृष्ठ संख्या 114 पर ये बात उन्होंने कही है। ये प्रमाण के साथ है, बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर है। और छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अब अगले और प्रमुख प्रश्न पर जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, आपके सिलेबस में जो सबसे अंतिम यूनिट जो दिया है, 7वीं यूनिट जो दी गई है, उसमें से ये प्रश्न बना है, समास से ये प्रश्न है। तो नीलगाय शब्द जो है, नीलगाय सामासिक पद में कौन सा समास है। तो नीलगाय अर्थात नीलगाय जो शब्द है इसमें कौन सा पद है। अच्छा, नीलगाय का अर्थ क्या होगा, नीली है जो गाय, यानी कि नीली है जो गाय। तो सबसे पहले इसी शब्द को देखेंगे, यानी कि गाय क्या है। देखिए यहाँ जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। अब कैसे होगा, कर्मधारय समास की जो परिभाषा है उसके आधार पर हम देखते हैं क्या, असंख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा। अच्छा, गाय इसमें क्या है, गाय संज्ञा है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो गाय संज्ञा है। और इसकी जो विशेषता, असंख्यवाची विशेषण का मतलब होता है गुणवाचक, उसकी विशेषता, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ये जो नीला गाय है उसका असंख्यवाची क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो जहाँ असंख्यवाची विशेषण हो और उसके साथ संज्ञा हो तो वहाँ सदैव क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो दोनों पदों में असमानता हो, यानी जब दोनों पद अप्रधान हो तो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो देखिए दोनों पद जहाँ अप्रधान हो, दोनों पद जहाँ क्या हो, अप्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ कौन सा समास होगा, वहाँ होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। जैसे रतिपति या फिर रतिपति, यानी कि रति का पति है जो, या मकरध्वज, या फिर सपत्नीक, यानी पत्नी के साथ है जो,
ये समास कौन सा है? इसमें दोनों पद जो है प्रधान है, रतिपति या मकरध्वज दोनों का मतलब कामदेव होता है, या फिर अनंग कह सकते हैं। अगर इसमें जोड़ना है तो अनंग जोड़ दीजिए। अनंग 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 यानी कि जो अंग रहित है, यानी कि इसका अर्थ भी क्या हुआ? कामदेव हुआ। इसके अलावा अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास से ही स्पष्ट है कि अव्यय और प्लस इसके साथ अव्यय या अव्यय के साथ क्या है? उपसर्ग आ जाए। अव्यय के साथ आए उपसर्ग, अव्यय या उपसर्ग कह सकते हैं, उसके बाद संज्ञा आए तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का सबसे सुंदर उदाहरण क्या है? जैसे आजीवन, बाकायदा, ठीक है। इसके अलावा द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, जिसमें क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, यानी कि उभय पद प्रधान हो, तो द्वंद्व समास जैसे दूध रोटी या माता और पिता, माता और पिता, माता पिता, ठीक है। तो ये आपके सारे समास हो गए कि समास क्या है, और इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी तो नीलगाय, नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? तो वो हो गया आपका कर्मधारय समास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक उद्धरण दिया हुआ है, और ये उद्धरण कहाँ से लिया गया है इस पर भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल इस उद्धरण को हम पढ़ते हैं। तो ये उद्धरण है, आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वर के सहा महिमा मानव अंकित किया है। सदृश यहाँ होना चाहिए, सदृश महिमा मानव अंकित किया था। भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। अब जब पूछा है साहित्य इतिहासकार यानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला, अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा राम कुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने वही पुस्तक, उनकी जो इतिहास वाली पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अलावा गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। ये चारों साहित्यकार साहित्य इतिहासकार हैं, सबसे पहली बात ये। और जो दूसरी बात इस पूरे उद्धरण में पूछा गया है कि ये किस साहित्यकार का है, तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी बनेगा कि यह प्रश्न कहाँ से आया? तो ये जाहिर सी बात है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से नहीं आया, जो साहित्य इतिहास का आधार माना जाता है। तो इसके अलावा जो एनटीए की प्रिय पुस्तक है वो कौन सी है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। वहीं से ये प्रश्न है, और ये नीचे से ये पूरा प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे कि आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वरीय सदृश महिमावान अंकित किया था। भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। यहाँ भक्ति काल और रीति काल की प्राथमिकता के बीच स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये जो पूरा प्रश्न है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया था। और ये भी जो प्रश्न है अगर आप देखेंगे तो ये भी पूछा गया है हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास से। रीतिकाल की जब चर्चा करते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो वहाँ इस बात की चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय नामक काव्य ग्रंथ की भाषा क्या है? आपके ऑप्शंस में क्या है? राजस्थानी, बुंदेली, संस्कृत और हरियाणवी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संस्कृत। अच्छा, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया मूलतः, इसके लिए भी देखते हैं। तो ये प्रश्न तो किसी भी गाइड में मिल जाएगा, लेकिन एक जगह आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी चर्चा की है। चूँकि बात प्रामाणिक होनी चाहिए तो पुस्तक भी प्रामाणिक है। तो यहाँ उन्होंने चर्चा की है कि पृथ्वीराज की राजसभा के कवि, काश्मीरी कवि, कौन से कवि थे? काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा। तो ये जो पृथ्वीराज विजय है इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। तो एनटीए ने हिंदी साहित्य के इतिहास को ठीक से पढ़ा, एनटीए के लोगों ने, और यहाँ से वो प्रश्न
पूछा गया था। तो जो ये पिछला प्रश्न है, यानी कि जो पृथ्वीराज विजय है, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक हैं। तो छायावाद एक बड़ा ही प्रमुख काव्य आंदोलन रहा 1918 से लेकर 36 के समय में। आज़ादी का वो समय था और हम परतंत्र थे। और ये जो छायावाद पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है और इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है? तो ऑप्शंस में आपके हैं रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, नामवर सिंह और नामवर सिंह और शंभुनाथ सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। और ये जो छायावाद पुस्तक है, ये 12 अध्यायों में विभक्त है। ये वो किताब है नामवर सिंह जी की। कुल इसमें अध्याय जो हैं वो 12 हैं। कुल इसमें 12 अध्याय हैं। अध्याय मतलब चैप्टर। और इसमें छायावाद की विस्तृत व्याख्या की गई। छायावाद बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है इनकी। ये जो पुस्तक है 12 अध्यायों में है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1955। प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1955 ईस्वी। ठीक है, 1955 में प्रकाशित ये जो कृति है छायावाद, वो डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो सबसे पहले ऑप्शंस में क्या है? तो ऑप्शंस में है डॉक्टर नगेंद्र, हरिवंश राय बच्चन, विशंभर मानव और डी जो है नंदुलारे वाजपेयी। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं, इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ। डॉक्टर नगेंद्र ने सुमित्रानंदन पंत नाम से एक कविता लिखी, एक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है। लेकिन कवि सुमित्रानंदन पंत नाम से जो रचना है या जो आलोचनात्मक कृति है वो है नंदुलारे वाजपेयी की। विशंभर मानव ने कामायनी पे टीका लिखी है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन हालवाद नाम का एक काव्य आंदोलन चला, उसके ये प्रमुख कवि हैं। और ये जो कवि सुमित्रानंदन पंत नाम की जो कृति है आलोचनात्मक कृति, इसके रचनाकार या इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अब आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की ये कुछ रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी नाम से जयशंकर प्रसाद पे इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो प्रेमचंद का साहित्यिक विवेचन किया है। और वो जो एक रचना थी जिसको पूछी गई है वो है कवि सुमित्रानंदन पंत, जो 1976 में प्रकाशित है। तो ये जो कवि सुमित्रानंदन पंत नाम की आलोचनात्मक कृति है, इसके जो रचयिता हैं या इसके जो लेखक हैं वो हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। इसके अलावा आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। तो आगे का जो प्रश्न है वो है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के काव्य के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो और इन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद के पदों को लोगों ने आध्यात्मिक संकेत बताया है, ये पूरा कथन है। और 4 ऑप्शंस हैं। पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा गणपति चंद्रगुप्त और रामविलास शर्मा। चारों ऑप्शंस में से एक सही उत्तर आपको चुनना है और सही इसका जो उत्तर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकरण 4 आदिकाल के प्रकरण 4 में मूलतः फुटकल काव्य नाम से 2 कवियों को रखा है। उनमें पहले हैं अमीर खुसरो और दूसरे विद्यापति। तो विद्यापति के सेक्शन से ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न की प्रामाणिक व्याख्या यहाँ की जा सकती है। जैसे वो जो प्रश्न है वो मूलतः यहीं से पूछा गया है कि ये जो देखिए, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये भी मूलतः हिंदी साहित्य के इतिहास से ही पूछा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न जो है वो है यथा साध्य। तो यथा साध्य जो है इसमें कौन सा समास है? तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास बी है, सी है अव्ययी भाव और चौथा है आपका द्विगु समास। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका जो उत्तर है वो है अव्ययी भाव समास। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव में क्या होता है, अब इसका यदि हम क्या करें, समास विग्रह करें तो क्या होगा, यथा और शक्ति, यथा और साध्य, यथा साध्य। यथा का मतलब के अनुसार होता है या जैसा, ठीक है, यानी साध्य के अनुसार, के अनुसार। अब चूंकि ये यथा जो है अवयव है, अव्यय के बाद क्या आया है, संज्ञा आया है, अव्यय के बाद क्या आया है, संज्ञा आया है। तो अव्ययों के साथ क्या लगेगा, संज्ञा। तो कौन सा समास है इसमें, यथा साध्य में, तो अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इस पूरे जो ये जो इसको थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बड़ा तो हो नहीं रहा है। तो अगले आगे का प्रश्न हम देखते हैं और अगला प्रश्न जो है, सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में ही नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की जगह की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। तो ये बताना है आपको कि ये किस विद्वान का है। तो ये इसमें ऑप्शंस में है आपके रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो रामचंद्र शुक्ल हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो है कि पुस्तक से ये प्रश्न आया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास से। और ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास के विषय में चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने ये बात कही है। तो ये सप्रमाण आपके सामने उपस्थित है। और अब आगे बढ़ते हैं। तो भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब की? आपके ऑप्शंस क्या हैं, 1863, 1873, 1883 और 1885। तो इसका जो सही उत्तर है 1873। तो 1873 में भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना की। अब देखिए एनटीए का जो फेवरेट प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये जो प्रश्न है, ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है ना, वो थोड़ा ये बड़ा हो जाए बस। ये देखिए एनटीए का जो फेवरेट प्रश्न है, एनटीए ने ये प्रश्न पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि इधर एक सूची में रचनाकार दिए गए हैं और उनकी रचनाएं हैं और उनको मिलाना है। तो देखिए पहला जो है मंझन है, मंझन की रचना है मधुमालती, तो हम इसको मिला लेते हैं। इसके अलावा है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की 3 जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट। तो आखिरी कलाम के विषय में पूछा है, तो दूसरा जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा आखिरी कलाम। तीसरा जो है शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा है और कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा है। जब आप भक्तिकाल पढ़ेंगे और भक्तिकाल की जो सूफी काव्यधारा है उनके ये 4 प्रमुख कवि हैं और इन्हीं चार प्रमुख कवियों की रचनाओं के विषय में बातचीत की गई है और इन्हीं कवियों के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो चारों कवि उनको मिलान कर लिया। अब हम सही कूट की तरफ जाएंगे। तो पहले का हो गया दूसरा, तो पहले का दूसरा, और बी का हो गया पहला, सी का हो गया तीसरा और डी का हो गया चौथा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये 4 ऑप्शंस हैं। और किस साहित्यकार ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब कहा है। और ये रहा उसका कि ये प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। यह है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो किस साहित्यकार ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये जो प्रश्न है मूलतः वो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग यानी पहले ही पृष्ठ से पूछा गया है, पहली ही लाइन पूछ ली गई है। तो इस इतिहास ग्रंथ का हम ठीक से अध्ययन करेंगे हमारी कक्षाओं में जुड़ करके। और इसके अलावा जो अन्य साहित्य इतिहास है, जैसे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास या छाया, या फिर उसके बाद नामवर सिंह का छायावाद आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो अब आपके सामने ये सारे प्रश्न जो हैं उपस्थित हैं। और इसके अलावा ये जो प्रश्न है, अब अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, चौथा प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास में जब काल विभाजन हम पढ़ेंगे तो 4 मूल कालों का विभाजन किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। इन्हीं चारों कालों में जो पहला काल है, यानी जो आरंभिक काल जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो पहले काल के रूप में लोगों ने जिस काल को एक्सेप्ट किया उसको आदिकाल कहते हैं मूलतः। लेकिन उस आदिकाल का लोगों ने अलग अलग नाम दिया, मतलब विद्वानों ने अलग अलग उनके नाम दिए। तो उसी नाम पे हम चर्चा करेंगे कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। अच्छा, ये मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते थे, तो 3 जो व्यक्ति थे, एक थे श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे थे गणेश बिहारी, और तीसरे थे सुखदेव बिहारी। ठीक है। इसके बाद हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आदिकाल को बीज वपन काल जिस विद्वान ने कहा वो थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? और अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, उस पर हम आगे देखेंगे। अब आगे के प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो द्विवेदी युग के एक कवि थे और उनका नाम है सत्यनारायण कविरत्न। तो सत्यनारायण कविरत्न के पद की पंक्तियों को सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। और वो जो चारों पद हैं वो इस प्रकार हैं कि ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। उसके बाद बी ऑप्शन है नारी शिक्षा अनादर जे लोग अनारी, विद्या बल लहिमति परम अबला शबला होई, निरखि हाल में रो प्रथम लेहु समझु सब कोई। तो ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न पूछा गया है सत्यनारायण कविरत्न का, तो छायावाद से पहले जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं, ब्रज भाषा में मूलतः कविताएं लिखते थे। तो ये उनकी 4 पंक्तियां दी गई हैं और 4 पंक्तियां ऐसे कहीं से उठा के पूछ ली गई होंगी। तो कहाँ से पूछी गई हैं, पहले इस पंक्ति को हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो होगा नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी। तो सबसे पहले यही हो जाएगा नंबर 1 पे। इसके बाद जो है वो है ते स्वदेश अवनत प्रचंड अधिकारी। तो ये आ जाएगा आपका नंबर 2 पर। इसके बाद आ जाएगा विद्या बल लहिमति परम अबला सबला होई,
और उसके बाद होगा निरखी हाल मेरो प्रथम लेहु समझ सब कोई। तो डी नंबर जो है वो तीसरे नंबर पे आएगी काव्य पंक्तियों में, और चौथे पे आएगी आपकी विद्या बल लहिमति परम सबला होई। तो अब कूट को चुनते हैं हम, तो सबसे पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आएगा ए, तो बी ए, फिर उसके बाद डी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया, तो इसका भी हमने उत्तर ढूंढ निकाला है, और वो जो उत्तर है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने इनके जो सत्यनारायण कविरत्न की जो काव्य पंक्ति है इसकी चर्चा की है। जो आरंभिक काव्यों की जब चर्चा करते हैं, यानी आधुनिक काल का जो कविता खंड है, काव्य खंड है, उसी में इनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए यही प्रश्न है, ये भ्रमरदूत उनकी काव्य रचना है, वहीं से ये पूछा गया है। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में जो इनकी जिन काव्य पंक्तियों का इन्होंने उल्लेख किया है आचार्य शुक्ल ने, वहीं से पूछी गई है। देखिए, नारी शिक्षा अनादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, निरखी हाल में रो प्रथम लेहु समझ सब कोई, विद्या बल लहिमति परम अबला सबला होई। ये क्या है? ये काव्य पंक्ति है। तो ये जो काव्य पंक्ति है, तो नारी शिक्षा यानी कि ये पहला जो था वही थी काव्य पंक्ति। इसके अलावा क्या था? ते स्वदेश, तो दूसरी पंक्ति ये हो गई। तीसरा क्या होगा? निरखी हाल, यानी ऑप्शन डी जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 3 पे हो गया। और चौथा जो क्या हो जाएगा? वो विद्यावल पे। तो ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो यहाँ से पूछा गया है। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य शुक्ल का, वहाँ से ये प्रश्न बना था। और सत्यनारायण कविरत्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनकी चर्चा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है तार सप्तक के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। तो तार सप्तक जो है वो 7 कवियों का समूह था। छायावाद के समय में उसकी चर्चा की गई थी। और जो माफ़ करिएगा, नई कविता के समय 7 कवियों का जो समूह था उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इसके संदर्भ में जो है वो 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो 1943 में हुआ, ठीक है। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, ठीक है। तार सप्तक में जयशंकर प्रसाद शामिल थे। तार सप्तक को इसके संपादक ने राहो का अन्वेषी कहा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, तार सप्तक में 10 कवि थे। तो ये जो बातचीत है ये इसमें 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 5 स्टेटमेंट्स को हम देख रहे हैं। तो पहला कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1943 है, ये बिल्कुल सही है। अज्ञेय ने इसका प्रकाशन किया था प्रयोगवाद के बाद, और प्रयोगवाद के समय ही किया था। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, ये भी ठीक है। तार सप्तक में जयशंकर प्रसाद शामिल बिल्कुल नहीं है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं और तार सप्तक में बिल्कुल जो है वो जयशंकर प्रसाद शामिल नहीं है। इसके अलावा तार सप्तक के कवियों को इसके संपादक यानी कि जो संपादक थे वो थे अज्ञेय, और अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहो का अन्वेषी कहा, यह भी एकदम ठीक बात है। तार सप्तक में 10 कवि हैं नहीं, जब नाम से स्पष्ट है तार सप्तक यानी कि 7, यानी कि तार सप्तक में कुल 7 कवि थे। और ये जो तार सप्तक है वो कुल 4 बार जो है वो आया, जिसमें 7 कवियों का समूह था। एक बार 1943 में, सबसे पहली बार 1943 में आया, जिसको प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक कह देते हैं। इसके बाद 51 में, 59 में और 79 में ये चारों के चारों तार सप्तक आए। तो पहले तार सप्तक में कितने कवि थे? 7 कवि थे। तो उन 7 के नाम हम जानेंगे। तो पहले थे अज्ञेय, यानी कि जिनको आप जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके अलावा थे रामविलास शर्मा, तीसरे रामविलास शर्मा। तीसरे व्यक्ति थे गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि मुक्तिबोध। चौथे थे प्रभाकर माचवे। पांचवें व्यक्ति थे
पांचवें व्यक्ति थे नेमिचंद्र जैन, नेमिचंद्र जैन। छठे व्यक्ति थे भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। और जो सातवें और अंतिम व्यक्ति थे, यहाँ लिख देता हूँ, वो थे गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। तो ये कुल 7 व्यक्ति जो थे वो थे तार सप्तक में। पहले तार सप्तक में कुल 7 व्यक्ति थे। कौन थे? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन और इसके अलावा भारत भूषण अग्रवाल और गिरिजा कुमार माथुर। तो ये 7 जो तार सप्तक में कवि थे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, बी और डी, ए, बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रमुख प्रश्न है वो है आपके सामने उपस्थित है, और ये जो प्रश्न है वो है इनमें से, ये हिंदी की आरंभिक कहानियां हैं। हिंदी की आरंभिक कहानियों के प्रकाशन वर्ष के साथ उनके क्रम को पूछा है। और ये प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो पहली कहानी है वो है प्लेग की चुड़ैल, दुलाई वाली, इंदुमती और 11 वर्ष का समय। तो ये जो चारों की चारी जो प्रकाशित कहानियां हैं उनके क्रम को पूछा है, तो हम इसके क्रम को लगाते हैं। तो जो प्लेग की चुड़ैल कहानी है उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1902, ये प्रमाणिक है, मैं इस पे अभी आगे आपको प्रूफ दूंगा। दुलाई वाली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1907 है। इसके अलावा इंदुमती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1900 है, इंदुमती का प्रकाशन वर्ष 1900 है, और 11 वर्ष का समय 1903 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहानी आ जाएगी इंदुमती, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद आएगा आपका प्लेग की चुड़ैल, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद आएगा 11 वर्ष का समय, यानी ऑप्शन डी। और उसके बाद आएगा आपका दुलाई वाली 1907, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद ये प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है वो भगवान दास नाम के आरंभिक कहानीकारों में हुए, भगवान दास की ये कहानी है। इसके अलावा ये जो है राजेंद्र बाला घोष की कविता की कहानी है, यानी दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की, यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। इंदुमती जो है ये किशोरीदास वाजपेयी की। और इसके अलावा 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी की, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। और ये जो 11 वर्ष का समय है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वही जो हिंदी आलोचना, हिंदी निबंध और साहित्य इतिहासकारों में अग्रगण्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये चारों कहानियाँ, और ये जो प्रश्न बना है वो भी बना है आपका उन्हीं के इतिहास ग्रंथ से। तो जब आधुनिक काल के प्रकरण 4 के गद्य साहित्य के प्रसार में आचार्य शुक्ल ने कुल 6 कहानियों की चर्चा की है, और उन 6 कहानियों में ये इंदुमती, जिसका सन उन्होंने माना है, मतलब ये संवत सन में मैंने यहाँ लिख दिया है उसको अलग से। तो इंदुमती जो कहानी है उस कहानी को आचार्य शुक्ल ने 1957 संवत यानी कि सन 1900 के आसपास माना है। इसके अलावा प्लेग की चुड़ैल जिसके रचनाकार है मास्टर भगवान दास, मिर्ज़ापुर के थे तो मिर्ज़ापुर नाम में जुड़ गया है, उसका जो प्रकाशन वर्ष है 1902। उसके बाद 11 वर्ष का समय जो तीसरी कहानी खुद की आचार्य शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, 1903 की कहानी है। और दुलाई वाली को बंग महिला या फिर राजेंद्र बाला घोष इनको कहा जाता है। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था, बंग महिला उनका नाम है, और 1907 में प्रकाशित कहानी है, यानी कि संवत
1964। अब ये जो कहानी है ये पूरे क्रम से पूछा गया, इसमें 2 कहानी और है जोड़ दी जाए अगर, तो इन 6 कहानियों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में की है। तो प्रश्न मूलतः यहीं से पूछा गया था। अब अगला जो प्रश्न है वो है स्वार्थ। अगला प्रश्न जो है यानी कि प्रश्न संख्या जो 18 है वो है स्वार्थ पर। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद पूछा गया है कि स्वार्थ में कौन सी संधि होगी। तो सबसे पहले आपके सामने है स्व धन अर्थ, स धन अर्थ, स्वा धन अर्थ, सु धन अर्थ। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वधन अर्थ। और संधि कौन सी होगी इसमें? दीर्घ संधि। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। संधि होगी दीर्घ संधि। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो स्वधन अर्थ होगा। अब चूंकि जो दीर्घ संधि है उसमें समान वर्णों का यानी अ का या ई का मिल के जो संयोग होता है उसमें दीर्घ जो स्वर प्राप्त होता है, इस वजह से इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। फिलहाल अभी इसी पे ध्यान देते हैं कि स्वार्थ का जो संधि विच्छेद है वो स्वधन अर्थ है। अब देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो प्रश्न है वो आपके सामने है। और प्रश्न ये है कि निम्नलिखित निर्गुण संत कवियों में से सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कवि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जो दिया है वो है सुंदरदास, ऑप्शन बी जो है वो कबीर, ऑप्शन बी रैदास, सी कबीर और डी दादू दयाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मुझे बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुंदरदास। तो सुंदरदास सबसे सुशिक्षित और शास्त्रज्ञ विद्वान थे। अब इसकी प्रामाणिकता की जांच हम जरूर करेंगे और ये प्रश्न भी आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा गया है। तो आप मोटा मोटी देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कितना वेटेज है। और वो जो वेटेज है वो कुछ इस प्रकार है और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रश्न कहाँ था। तो देखिए ये बाल ब्रह्मचारी थे, सुंदरदास के विषय में लिख रहे हैं। ये बाल ब्रह्मचारी थे, स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुणपंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली और काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित हैं। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा आदि भी इनके क्या हैं? बहुत सुंदर हैं, मजी हुई भाषा है। तो इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा शास्त्रज्ञ और विद्वान थे। तो सुंदरदास के विषय में यानी कि ये जो प्रश्न है, सुंदरदास ही सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चूँकि इनको कह दिया तो हो गए। अब रहे होंगे, कहा क्या जाएगा, रहे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो वाक्यों से प्रश्न पूछा है। जो 3 प्रकार के वाक्य हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, उन्हीं वाक्यों से ये प्रश्न पूछा है। तो पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए और ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो यह वही मकान है, पहला ऑप्शन ये है कि यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा था। बी ऑप्शन जो है, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, मिश्र वाक्य में 2 प्रधान वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो इसमें यही होगा, यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा। या फिर जैसे और कोई अगर उदाहरण लेना हो तो सीता खेलती है और तुम दौड़ते हो। तो ये मिश्र वाक्य है। और इसके अलावा जो दो प्रमुख वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें चर्चा हम व्याकरण की कक्षाओं में करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है बकलम खुद निबंध संग्रह जो है वो किसका है? तो बकलम खुद निबंध संग्रह में 4 प्रमुख निबंधकारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें हरिशंकर परशाई हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं, नामवर सिंह हैं और कुबेरनाथ राय हैं। 4 प्रमुख निबंधकार हैं। अब आपको ऑप्शन इसमें से चुनना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह के 2 मूलतः निबंध संग्रह मिलते हैं हमें। एक बकलम खुद मिलता है और एक है वाद विवाद संवाद। वाद विवाद और संवाद, ये जो 2 निबंध संग्रह हैं इनके, ये पाए जाते हैं। अब चूंकि बकलम खुद जो है प्रमुख निबंध संग्रह है और ये
1951 ईस्वी को प्रकाशित है। बकलम खुद 1951 में प्रकाशित है। और नामवर सिंह का एक और निबंध संग्रह जो है वो वाद विवाद संवाद है। इसके अलावा जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं वो मूलतः आलोचनात्मक कृतियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रश्न है ये भी मूलतः संधि से है। तो संधि का जो प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। तो उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या है? तो उपर्युक्त का संधि विच्छेद जो है वो है ऊपर धन युक्त या फिर उपरि धन उक्त, ऊपर धन युक्त, उपरि धन युक्त। ठीक है, तो जो इसका संधि विच्छेद है वो हम देखते हैं। तो जो संधि विच्छेद है उपरि धन युक्त का वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो उपरि धन उक्त, उपरि धन उक्त हो जाएगा इसका जो संधि है तो वो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये, यानी कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीला चांद जो है वो किस विधा की रचना है इसको देखते हैं। तो नीला चांद जो है किसकी रचना है इसको पहले हम देखते हैं। तो नीला चांद की विधा पूछी गई है पहले। तो नीला चांद जो है वो किस विधा की रचना है? तो पहला ए ऑप्शन है आपके कहानी, बी है नाटक, सी जो है वो है उपन्यास और चौथा जो डी है वो आत्मकथा है। तो जो नीला चांद है वो मूलतः उपन्यास है। और उपन्यास किनका है? शिव प्रसाद सिंह का। और जो उपन्यास है वो है ये शिव प्रसाद सिंह नाम के एक विद्वान हुए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाए। तो शिव प्रसाद सिंह का ये जो उपन्यास है वो है शिव प्रसाद सिंह, और बड़ा फेमस उपन्यास है, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है, अगर देखेंगे इसका प्रकाशन वर्ष जो है इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1988। इसके अलावा इस कृति को 1990 में व्यास और साहित्य अकादमी दोनों दिया गया है। तो ये बड़ी प्रमुख रचना है नीला चांद। और चूँकि विधा इसकी है नाटक उपन्यास और इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह, और जो प्रकाशन वर्ष है इसका 1988। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि द्विवेदी हिंदी साहित्य इतिहास के इन कालों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। बहुत बेहद आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले है द्विवेदी युग, प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है और छायावाद है। तो अगर हम देखेंगे तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से लेके 1918 तक है। ठीक है, ईस्वी है। प्रयोगवाद की जो समय सीमा है वो 1942 के बाद है। 1942 से 51 तक मान सकते हैं, या 1943 से 1951 तक आमतौर पे मानते हैं। कुछ विद्वानों ने इसको 53 भी माना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रगतिवाद जो है 1936 से लेके 1942 तक का काव्य आंदोलन रहा है। और छायावाद जो है 1918 से 1936 तक का काव्य आंदोलन रहा है। तो अगर इसको क्रम से देखेंगे तो द्विवेदी युग 1900 से 1918, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आपका आ जाएगा डी यानी कि छायावाद। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा सी यानी प्रगतिवाद। और उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा बी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का जो प्रश्न है वो है आचार्य भामह ने काव्य हेतु के संदर्भ में किसे काव्य सृजन का मूल हेतु माना है? तो आचार्य भामह ने काव्य सृजन के लिए किस काव्य हेतु को काव्य के सृजन के लिए प्रमुख माना है? तो आपके ऑप्शन है उसमें प्रतिभा है, ऑप्शन बी व्युत्पत्ति, ऑप्शन सी अभ्यास और ऑप्शन डी अवेक्षण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रतिभा। प्रतिभा इसका जो सही उत्तर है। और आचार्य भामह जो है वो कहते हैं कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। तो ये जो इनका संस्कृत का श्लोक है वो यही कहना चाहते हैं इसमें कि किसी प्रतिभाशाली में काव्य कभी कभी जो है स्फुरित होता है। तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं हम। इन्होंने प्रतिभा के विषय में क्या कहा है? तो काव्यम तु जायते
कस्यचित् प्रतिभावतः, कस्यचित् प्रतिभावतः। यानी कि काव्य जो है वो किसी किसी प्रतिभाशाली में कभी कभी काव्य का स्फुरण होता है। तो लिख लेते हैं, किसी किसी प्रतिभाशाली में, प्रतिभाशाली किसी किसी प्रतिभाशाली में प्रतिभाशाली में काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। तो आचार्य भामह ने काव्य के सृजन का मूल जो माना है वो प्रतिभा को माना। काव्यम तु जायते कस्यचित् प्रतिभावतः, काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः। तो काव्यम तु जायते, जातु छूट गया है तो जातु को लिख लेते हैं, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। ये है काव्य को लेकर के भामह का चिंतन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो है पृथ्वी प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा जो है, पृथ्वी प्रदक्षिणा जो शब्द है वो किस विधा की रचना है? तो आपके ऑप्शन है संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी या फिर यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्त जो है वो इसका सही उत्तर होगा। और ये जो पृथ्वी प्रदक्षिणा है ये 1924 में प्रकाशित ग्रंथ है। यात्रा साहित्य में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब उसके प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। आरंभिक रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वो है शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त। तो शिव प्रसाद गुप्त की ये रचना है पृथ्वी प्रदक्षिणा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये आचार्य बिहारी पे प्रश्न पूछा गया, बिहारी लाल पे पूछा गया है प्रश्न, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा अच्छा पेपर में ये इस प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से पूछा गया है। और क्या पूछा गया है देखते हैं। कविवर बिहारी के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन जो हैं सत्य हैं? तो पहला क्या है कि इनका जन्म जो है ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर या गोविंदपुर गांव में हुआ था, तो बिल्कुल ठीक बात है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था जो है बुंदेलखंड में बीती, एकदम ठीक बात है। तरुणावस्था में ये अपने ससुराल काशी में रहे, नहीं, काशी तो इनका ससुराल नहीं था, ससुराल था इनका मथुरा। तो ये प्रश्न भी गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में रहे, एकदम ठीक बात है। और जो चौथा प्रश्न है, पांचवा जो ऑप्शन है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है बिहारी सत्सई, बिल्कुल ठीक बात है। तो इनमें से सी गलत है, इसके अलावा बाकी चारों सही हैं। तो ए बी डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है एक जो है इसका सही उत्तर है। अब इस बात की प्रामाणिकता के लिए हम आगे देखते हैं कि ये प्रश्न पूछा कहाँ से और इस टाइप के प्रश्न बनते कहाँ हैं। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का ही इतिहास है और इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। बिहारी लाल के विषय में आचार्य शुक्ल बातचीत करते हैं और आचार्य शुक्ल जो है वो इनकी चर्चा करते हैं और यहाँ कहते हैं, आगे क्या कहते हैं देखिए आप लोग खुद। और ये है कि बिहारी लाल के विषय में लिखते हैं कि ये माथुर चौबे कहा जाते थे। इनका जन्म, ये देखिए एक लाइन यहाँ से पूछा, इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। तो पहली लाइन तो यहीं से पूछी थी। दूसरा, एक दोहे के अनुसार, देखिए अगली लाइन ही पूछ ली, एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में अपने ससुराल मथुरा। यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया था? काशी, और रहे ससुराल इनकी क्या थी? मथुरा। और ये उस समय तक यानी संवत 1720 तक वर्तमान रहे, इसको छोड़िए। ये देखिए, ये जयपुर के राजा जय सिंह
के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो ये जो तीनों चारों ऑप्शन से एक 3 लाइनों में ये पूछ लिया है। इनका जन्म बसुआ गोविंदपुर में हुआ, दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बिल्कुल बुंदेलखंड में, तरुणावस्था में ये काशी में नहीं रहे, ये कहाँ रहे, ये रहे मथुरा में। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन था कि ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहे, और इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई ये तो ये सर्वविदित है। तो ये जो 5 प्रश्न हैं ये ठीक है, मतलब इसमें से सी गलत है और बाकी चारों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो काव्यशास्त्र से प्रश्न पूछा हुआ है, इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो भारतीय जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखते हैं, और ये जो प्रश्न है वो आपके सामने है, और प्रश्न की जो प्रकृति है वो उसी टाइप की है कि इनमें से सही विकल्पों को चुनना है। इसमें से कोई 1-2 विकल्प गलत दिए होंगे, और उन्हीं विकल्पों के आधार पर हमको अपनी तर्क बुद्धि से इसे हल करना है। अब देखते हैं क्या है कि भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार प्रतिभा के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन है प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता है, बिल्कुल सही है। अभी बताता हूँ कैसे। प्रतिभा के 2 भेद हैं, कारित्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा, ठीक है। मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का प्रयोजन कहा है, बिल्कुल नहीं। प्रतिभा काव्य का हेतु है, ठीक है। प्रतिभा अभ्यास पर आश्रित होती है, देखते हैं। तो इसके आधार पर ये प्रश्न दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन है केवल A, B और D, या फिर A, B, C, या B, C, D, या फिर C, D और E। तो देखिए पहली जो बात है, यानी पहला जो ऑप्शन है, प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण की क्षमता है, बिल्कुल ठीक है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने इस बात को कहा है। प्रतिभा की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। इस बात को अभिनव गुप्त ने कहा है, यानी कि अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम जो प्रज्ञा है वो क्या है? प्रतिभा है। तो पहली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात है, प्रतिभा के 2 भेद होते हैं, पहला कारित्री प्रतिभा और दूसरा भावित्री प्रतिभा, बिल्कुल सही है। कारित्री यानी कि कवि की प्रतिभा, और भावित्री यानी पाठक की प्रतिभा, ठीक है। और इस बात को कहा है, ये जो वर्गीकरण है प्रतिभा का, ये किया है राजशेखर ने। राजशेखर संस्कृत आचार्य हैं, राजशेखर ने इसकी चर्चा की है। इसके अलावा मम्मट ने प्रतिभा को काव्य प्रयोजन माना, बिल्कुल नहीं माना, एकदम ये गलत है, ठीक है। प्रतिभा काव्य का हेतु है, बिल्कुल है, काव्य का हेतु है, एकदम ठीक बात है, ठीक है, काव्य का हेतु है, बिल्कुल ठीक है। और प्रतिभा अभ्यास पर आश्रित नहीं, प्रतिभा जन्मजात होती है। तो प्रतिभा क्या होती है? जन्मजात होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये C और E गलत हो गया, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? तो A, B और D, A और B, A, B और D, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, और आगे जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, और ये जो प्रश्न आपके सामने 29वां प्रश्न है। आज कुल 35 प्रश्न ही हम करेंगे, और आगे का ये प्रश्न देखते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें सूफी कवि कुतुबन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो ये जो कथन है, ये कुतुबन एक कवि हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्यधारा जो है उसमें ये प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सूफी काव्य का पहला कवि माना है। वो अलग चर्चा का विषय है, और उस चर्चा में हम अभी आगे नहीं जाएंगे। अभी हम ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र कर रहे हैं, तो चूंकि हम इसी पे बातचीत करेंगे। तो पहला ऑप्शन जो है कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित से, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मृगावती काव्य ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल ठीक है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें कंचनपुर के राजा गणपति देव के राजकुमार की प्रेम कथा का वर्णन है। देखिए बात तो दोनों ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है अंतर। अब उस अंतर को देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ और देखते हैं इसको कि एग्जामिनर ने किस प्रकार से हमको बताया है कि कैसे प्रश्न। देखिए ये तो पहली बात है कि ये कुतुबन जो थे चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे, और इसके आगे की लाइन जो है ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। तो पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी की रचना की, तो पहला दूसरा, एक कहानी चौपाई दोहे में रचना की, तो पहला दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है।
अब इसकी अंतिम पंक्ति में आते हैं। तो इसकी जो नीचे वाली पंक्ति है, इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती का वर्णन है। यानी चंद्रनगर का राजा था, और प्रश्न में क्या दिया है कि चंद्रनगर के, ये पहले आप देखिए इसमें क्या लिखा है कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार। इधर देखिए आप, इसमें क्या दिया है कि मृगावती में चंद्रनगर के राजा रूप मुरारी की कन्या। चंद्रनगर के राजा कौन थे? गणपति देव थे। चंद्रनगर के राजा कौन थे? गणपति देव थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे दिया है रूप मुरारी, और कंचनपुर के राजा कौन थे? वो थे रूप मुरारी। तो उनके जगह पे क्या दे दिया है? गणपति देव दे दिया है। ऑप्शन में उल्टा कर दिया है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? गलत हैं। और ए बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका 1 है वो बिल्कुल सही है, और इसकी पुष्टि इस पूरे प्रकरण से हो जाती है। सूफी काव्य धारा यानी कि भक्ति काल के प्रकरण 3 में ये प्रश्न आया हुआ है, और इस पे हम इसका तथ्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो आपके सामने इधर है, और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, और इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो ये प्रश्न है कि सूची 1 को जो है वो सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और उसमें कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके साथ उनके कवियों की चर्चा की गई है। तो उस प्रश्न को पहले हम देखते हैं। तो ये प्रश्न क्या है कि शेरों की मांद में आज श्यार जागो फिर एक बार, मतलब आया श्यार जागो फिर एक बार। और दूसरी पंक्ति है, प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना, तीसरी है आह वेदना मिली विदाई, और चौथी जो काव्य पंक्ति है वो है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये बड़ी फेमस काव्य पंक्तियाँ, पहले इसको मिला लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। शेरों की माद में आज आया श्यार जागो फिर एक बार, तो यह है निराला की काव्य पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रथम रश्मि का आना रंगीड़ी तूने कैसे पहचाना, तो यह है सुमित्रानंदन पंत की काव्य पंक्ति। आह वेदना मिली विदाई जो है वो है जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति। और जो है मैं नीर भरी दुख की बदली जो है वो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कौन से काव्य संग्रह से कौन सी रचना आई है। तो सबसे पहले शेरों की माद में आया आज श्यार, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये जो है वो है परिमल से पूछा गया है, मतलब परिमल की एक काव्य पंक्ति काव्य संग्रह से ये काव्य पंक्ति है, और परिमल का जो प्रकाशन वर्ष है 1930 है। ठीक है, इसके अलावा जो बी यानी कि प्रथम रश्मि का आना रंगीली तूने कैसे पहचाना, तो ये सुमित्रानंदन की पंक्ति है, और ये जो पंक्ति पूछी गई है वो वीड़ा नाम के काव्य संग्रह से पूछी गई है। तो वीड़ा नाम का काव्य संग्रह जो है वो 1927 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा आह वेदना मिली विदाई, तो जो आह वेदना मिली विदाई वो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक जो हैं उनमें एक नाटक है, और उस नाटक का नाम स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से पूछी गई ये काव्य पंक्ति है, स्कंदगुप्त से। और जो स्कंदगुप्त है, और स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1928 है, 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मैं नीर भरी दुख की बदली जो है वो सांध्य गीत से, यानी सांध्य गीत जो है वो महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, और इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1936 है। ठीक है, तो ये मूल बात हो गई। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा यानी सुमित्रानंदन पंत, आह वेदना मिली विदाई ने सी का पहला, और डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो ये प्रश्न है ये जन्म वर्ष के अनुसार विविध से है, आपका प्रश्न आपके सामने है। और ये प्रश्न है कि इन आलोचकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। तो पहले जो व्यक्ति हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तीसरे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथे जो हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। और इन्हीं के जन्म वर्ष को कि कब ये पैदा हुए थे, इन्हीं को हमें आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम अगर चारों के जन्म वर्ष को जानेंगे तभी तो हम इसे हल कर पाएंगे। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1884 ईस्वी। इसके अलावा जो श्याम सुंदर दास है ये 1800
1875 में पैदा हुए थे, यानी 1875 ईस्वी को। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 1864 को पैदा हुए थे, 1864। और इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो 1915 में पैदा हुए थे। तो ये जो चारों के चारों आलोचक हैं, इनकी जो जन्म वर्ष कुछ इस प्रकार हैं। अब इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ जाएंगे आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद आ जाएंगे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और चौथे ऑप्शन पे आ जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। और क्या होगा? सी, बी, ए और डी। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने इस प्रकार से है, और इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें इसमें भी वही है कि रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, और उस रचना को हम देखते हैं। तो केशवदास हैं, इसमें सेनापति हैं, देव नाम के व्यक्ति हैं, और भूषण हैं, और इनकी काव्य रचनाओं को हम देखेंगे। तो जो काव्य रचनाएं हैं उनको हमें सुमेलित करना है। तो केशवदास की जो रचना है वो है कविप्रिया, 1591 के आसपास इसका रचना काल है। इसके अलावा सेनापति कवित्र रत्नाकर 394 छंदों में है। इसके अलावा देव का रसविलास जो है काव्य शास्त्रीय व्याख्याएं हैं इसमें, और भूषण का वीर रस से जो संबंधित ग्रंथ है वो है छत्रसाल दशक। तो इसको मिला लेते हैं। ए का पहला हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, तो ए का पहला, बी का तीसरा, सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, और डी का जो हो जाएगा वो चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। ये इस प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 32 का। अगली जो काव्य पंक्ति है वो देखते हैं। अगली काव्य पंक्ति कुछ इस प्रकार है, और उसको देखते हैं कि जागत ना ही अनेक जतन कर, करी भारतवासी रोए। उसके बाद अगली पंक्ति है, देसिन के हित कछु तत्व कहूँ कैसन नाहूँ। उसके बाद सी है, अचरज होत तुमहु समगोरे, बाजत कारे चार डग हमने भरे तो क्या किया। ये चारों के चारों जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो आपके सामने हैं, और इन काव्य पंक्तियों को हम देखते हैं। तो पहली जो काव्य पंक्ति है वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि देसन के हेतु कछु तत्व कहूँ कैसन ना हूँ, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारो। अब देखिए ये जो काव्य पंक्ति है, अचरज होत तुमहु सब गोरे बाजत कारे, तो ये आचार्य ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिशर्स द्वारा काले कहे जाने के विरोध में इस काव्य पंक्ति की रचना की थी। और ये जो चार डग हमने भरे तो क्या किया, ये है आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहले का दूसरा, उसके बाद पहले का तीसरा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये हो जाएगा आपका, इसमें एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार से ये 33वां प्रश्न था। और अब जो आपके अंतिम 2 प्रश्न हैं वो पहला ये अंतिम सेकंड लास्ट ये है आपका, मलबे के मालिक कहानी के लेखक कौन है। तो मलबे के मालिक कहानी के जो लेखक हैं वो यशपाल आपके ऑप्शंस में हैं, निर्मल वर्मा हैं, कमलेश्वर हैं, और फिर मोहन राकेश हैं। और जो मोहन राकेश हैं उन्हीं की ये कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। और ये जो मलबे के मालिक कहानी वो भारत पाकिस्तान विभाजन या विभाजन की विभीषिका पर ये जो कहानी है वो लिखी गई है। तो लिख लेते हैं इसका जो विभाजन की विभीषिका पर लिखी गई ये कहानी है। विभीषिका पर आधारित है ये कहानी। ठीक है। तो मलबे का मालिक जो है वो विभाजन की विभीषिका पर आधारित कहानी है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। अब ये आज का जो है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न जो आपके सामने है, और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो देखिए आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार बताइए, आचार्य शुक्ल के अनुसार
अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? और आपके ऑप्शन में है कि वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में, या फिर बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, या श्वेताश्वर उपनिषद में, या फिर वाल्मीकि रामायण से। तो इसका जो सही उत्तर है वो बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। और ये प्रश्न जो है वो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा गया है और ये प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए यहाँ आप जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि भरत मुनि जो है तीसरी अपभ्रंश नाम, भरत मुनि ने विक्रम की तीसरी शताब्दी जो है वो उनका समय है, और ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं किया है। देखिए ऑप्शंस में है कि नहीं किया है। अपभ्रंश नाम का सबसे पहले यानी पहली पहल जो है बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी कि इस प्रश्न का ठीक उत्तर क्या है? बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को तीनों यानी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न, और इसलिए भी आचार्य शुक्ल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 35 प्रश्नों में लगभग 10 से 15 प्रश्नों में आचार्य शुक्ल का योगदान है। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी 3-4 प्रश्नों में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी कि कुल मिला जुला कर हमें 2 आधार ग्रंथों को लेकर चलना, और कैसे पढ़ना है, हम कैसे इस पूरे इतिहास ग्रंथ को, इस मोटे इतिहास ग्रंथ को समराइज कर सकते हैं, वो आप मेरे साथ सीख सकते हैं और मेरे साथ पढ़ के आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो चूँकि अब क्लास का एंड सेशन है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप। और हमारे कोर्सेज़ जो हैं वो ऑनलाइन हैं, और वो कोर्सेज़ जो हैं वो इस प्रकार हैं। सब आपको अगर मुझसे जुड़ना है, हिंदी पढ़ना है, तो आप CUET कॉन्सेप्ट के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कोर्स का जो प्राइस था वो है 4,999, लेकिन अभी भी ऑफ़र प्राइस में वो चल रहा है 299 में। इसके अलावा भी 10% एक्स्ट्रा जो है हमारी तरफ से छूट दिया जा रहा है, तो कोर्स जो है 2799 में चल रहा है। इस क्लास में आप मेरे द्वारा बनाए गए क्लास नोट्स जो कि बहुत अलग होंगे और आपके हूबहू एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। डाउट सेशन जो आपका डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न मिलेंगे आपको, और उच्च स्तर के प्रश्न होंगे, NTA के ही आधार पे बनाए जाएंगे। NTA ने किस प्रकार के प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्न NTA पूछता है उस प्रकार के प्रश्नों का पूरा संकलन होगा मेरी टेस्ट सीरीज में। और प्रॉपर गाइडेंस मुझसे व्यक्तिगत आप पढ़ सकते हैं और मुझसे जो भी आपके डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के अलावा भी हमारी अंग्रेजी की कक्षाएँ चल रही हैं, उनमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। ज्योग्राफी की कक्षाएँ, MA सोशियोलॉजी की कक्षाएँ चल रही हैं, MA हिस्ट्री की कक्षाएँ चल रही हैं, पॉलिटिकल साइंस, MBA, LLB, इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेजेस के कोर्स चल रहे हैं। उन सारे कोर्सेज से जो आप जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप 9651222407 पे कॉल कर सकते हैं। और ये चूँकि आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।